हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पार्ट 3 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन। क्या बताया था? प्रतिरोधों का संयोजन बताया था। तो प्रतिरोधों के संयोजन में क्या था? प्रतिरोधों का संयोजन क्या था? मैंने बताया था, सबसे पहले क्या बताया था? पहले बताया था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर हमने बताया था, दोबारा बताया नहीं था जो कुछ, वो क्या था दूसरा? समांतर क्रम संयोजन। तो पहले था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होगा। नंबर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा होगा वो होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन में। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आया था R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3। ये आया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन। इसी प्रकार से जितने भी प्रतिरोध लगाते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आया था श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला। आज आप पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो हेडिंग क्या पढ़ेगी? सबसे पहले प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए ध्यान से, इस संयोजन में क्या होता है? इस संयोजन में कुछ इस प्रकार से क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। ये पहला प्रतिरोध है, और ये हो जाएगा आपका दूसरा प्रतिरोध, ठीक, और ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रतिरोध। ये सिरा ए और ये सिरा बी। और फिर हमने इसको किससे जोड़ दिया? फिर हमने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है। ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा। बैटरी जाने लगेगी, धारा इसमें आई जाएगी, ठीक। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? इस संयोजन में प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, और इन प्रतिरोधों के द्वितीय सिरे को सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर इसे करके इसको किसमें? बैटरी में लगा दिया जाता है। इसको कहा जाएगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? इसमें क्या होता है? प्रतिरोधों के सारे प्रथम सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं, और अंतिम सिरों को सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। फिर इसमें बैटरी लगा देते हैं, धारा बह सकती है। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें धारा आई गई, तो धारा जो होती है, जब धारा को कई मान मिलते हैं तो धारा जो होती है सभी में क्या होती है? बढ़ जाती है। I1 इसमें चली जाएगी, I2 इसमें चली जाएगी, और I3 इसमें चली जाएगी। फिर ये धारा फिर इसमें कितनी होगी? इसमें होगी I1, इसमें कितनी होगी? I2, और इसमें कितनी होगी? I3। फिर जब बाहर निकलेगी तो धारा कितनी हो जाएगी? I, यहाँ पर से गुजर जाएगी I धारा, ठीक है। तो इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें धारा बढ़ जाती है और वोल्टेज नहीं बढ़ता। इसमें वोल्टेज कितना रहेगा? इसमें वोल्टेज V रहेगा, ठीक। इसमें भी वोल्टेज कितना होगा? इसमें भी वोल्टेज V रहेगा, और इस प्रतिरोध पर भी वोल्टेज कितना होगा? V रहेगा। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में लिखेंगे क्या? लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में धारा तो बढ़ जाती है, धारा तो बढ़ जाती है, परंतु विभव नहीं बढ़ता, विभव नहीं बढ़ता, परंतु विभव यानी वोल्टेज
नहीं बढ़ता। तो धारा बढ़ने का मतलब कुल धारा थी आई, सब में गई, आई में से I1 गई, फिर I2 गई और फिर I3 गई। तो ये इक्वेशन हम बना देंगे इसको। अब क्या होगा, अब पहले प्रतिरोध पर निकालेंगे धारा का मान। तो पहले प्रतिरोध पर धारा का मान क्या, V बराबर आई आर से। तो I बराबर कितना होगा, V बटे आर। I की जगह पर कितना होगा, I1 बराबर V की जगह पर होगा V और R की जगह पर होगा R1। माना ये प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो V बराबर आई आर से, तो I बराबर V बटे आर। तो I की जगह पर धारा, पहले प्रतिरोध में I1 जा रहे हैं, पहले प्रतिरोध में वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध पर धारा का मान। तो दूसरे प्रतिरोध धारा का मान कितना हो जाएगा, I2 बराबर V बटे कितना हो जाएगा, R2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, तीसरे प्रतिरोध पर धारा का मान कितना हो जाएगा, I3 बराबर V बटे R3। अब क्या करेंगे, इसको हम ए डालते हैं। अब लिखेंगे समीकरण ए में I1, I2, I3 के मान रखने पर लिखेंगे क्या, समीकरण ए में I1, I2, I3 के मान रखने पर रखो I बराबर, I1 का मान कितना है, V बटे R1 प्लस I2 का मान कितना है, V बटे R2 प्लस I3 का मान कितना है, V बटे R3। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर से कॉमन V हो जाएगा। तो I बराबर V का मान 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस V को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसको समीकरण डालेंगे D, इसको समीकरण क्या डालेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध परिपथ बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ, समतुल्य परिपथ। समतुल्य परिपथ का मतलब इन सभी को हटाओ, एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ, एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जो इनके जैसा काम करता हो। तो इनके जैसा काम कैसे करता है, देखो ध्यान से। समतुल्य परिपथ के लिए क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R प्रतिरोध का, बैटरी लगाएंगे, V वोल्ट की क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, इस पर भी वोल्टेज V हो जाएगा, धारा इसमें आई जाएगी। तो फार्मूला हो जाएगा V बराबर आई आर। तो ये हो जाएगा V बटे I या I बटे V बराबर 1 बटे R। ये हो जाएगा I बटे में V बराबर 1 बटे R। ये आ जाएगा मान। अब ये मान इसको डालेंगे B समेत C, इसको क्या करेंगे C। ठीक है, ये B है, ये है C। I बटे V की जगह पर कितना 1 बटे R रख देंगे। तो समीकरण B व C से क्या हो जाएगा, I बटे V की जगह पर 1 बटे R, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। ये क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो बात चले, ठीक है। तो ये था प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन। ठीक है, क्या होगा देखिए, फिर से बता देते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक ओर जोड़ दिया जाता है और इसके दूसरे सिरे को क्या किया जाता है, दूसरी ओर जोड़ दिया जाता है। ये बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, पता होना चाहिए कि समांतरक्रम संयोजन में क्या होता है, धारा बढ़ जाती है और वोल्टेज नहीं बढ़ता है, और श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, धारा बढ़ जाती है। तो कुल धारा आई थी, I1, I2, I3 बढ़ गई, फिर I हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब तो जो है, ठीक है, इसका मतलब जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, A हो गया। तो इक्वेशन नंबर ये A हो गया। ठीक है, अब जब इक्वेशन नंबर A हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले वाले प्रतिरोध पर क्या निकालेंगे,
धारा निकालेंगे, दूसरे वाले प्रतिरोध में कितनी धारा का वो निकालेंगे, तीसरे वाले प्रतिरोध में कितनी धारा का वो निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध पर धारा का मान ओम के नियम से निकालेंगे, V बराबर IR से, तो V बराबर IR से तो I बराबर V बटे R होगा। तो पहले प्रतिरोध में धारा I1 वोल्टेज V और प्रतिरोध कितना है R1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे में I2 बराबर V बटे R2 और तीसरे में हो जाएगा I3 बराबर V बटे R3। अब समीकरण ए में I1 I2 I3 के मान रखने पर जैसे पुट करोगे I1 I2 I3 के मान, ये हो जाएगा I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब I बटे V कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, V कॉमन करोगे तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कॉमन कर लिया। अच्छा, V बटे जब नीचे आएगा V को तो हम लिखेंगे I बटे V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब समतुल्य परिपथ बनाएंगे, यानी इन प्रतिरोधों को हटाओ, इतने ही ओम का एक रेजिस्टेंस लगाओ, R वोल्टेज V हो, धारा I और इस पर बैटरी हो, तो V बराबर IR से तो I बटे V बराबर 1 बटे R। देखिए ये R नीचे बना रहेगा, ये V नीचे आ जाएगा, तो 1 बटे R बराबर I बटे V हो जाएगा। इसको डालेंगे समीकरण नंबर C, इसको हमने डाला समीकरण नंबर B। समीकरण B और C से I बटे V के बराबर 1/R कर देंगे, तो 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, ये था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात करेंगे, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होगा। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर का होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा समांतर और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, आंतरिक प्रतिरोध। तो बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सेल का क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का क्या पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से तार जो होते हैं वो धारा के मार्ग में क्या पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। जिस प्रकार तार जो होते हैं, ठीक है, सुचालक तार जो होता है वो धारा के मार्ग में क्या पैदा करता है, थोड़ा बहुत रुकावट पैदा करता है। उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से जो होता है बैटरी का जो विद्युत अपघट्य होता है वो भी धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, जब हम सेल की प्लेटों को किसके, ये मान लेते हैं सेल है आपका, ठीक है, इस सेल की प्लेटों को जब हम किसी तार द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो धारा धन ध्रुव से निकलकर कहां पर पहुंचती है, ऋण पर पहुंचती है। धारा धन ध्रुव से निकलकर कहां पर पहुंचती है, ऋण पर पहुंचती है। तो जब हम किसी तार को सेल की प्लेटों से जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल के धन सिरों से निकलकर कहां पर पहुंचती है, ऋण पर पहुंचती है, ठीक है। और सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर पहुंचती है। तो देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से चालक तार धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर भरा लिक्विड अर्थात विद्युत अपघट्य भी धारा के मार्ग में क्या पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, अर्थात प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध को सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, R से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान सुनो, ये क्या है, कोई आपके पास सेल है, ठीक है, इसका एक क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसको हम एक कोष्ठक में क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। जिस ये क्या सेल है, इसमें एक टर्मिनल है, ऋण है, इसको हम R
आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बाह्य प्रतिरोध R, ये बाह्य प्रतिरोध R लगा है, ये आंतरिक प्रतिरोध R लगा है। ठीक है, अब धारा जो है सिर के बाहर धन टर्मिनल से निकलकर कहां पर पहुंचती है, ऋण की ओर, धन ध्रुव से निकलकर कहां पर पहुंचती है, ऋण सिरे की ओर पहुंचती है। ठीक, अच्छा, जिस प्रकार से चालक तार धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसी प्रकार से जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, रसायन विलयन भरा होता है, वो भी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसी को कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, माना सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, जो सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो हम आंतरिक प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध से इसको किस क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। अर्थात इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस आंतरिक प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध के किस क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में हुआ जो जुड़ा हुआ मानते हैं, अर्थात इसका पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा R प्लस R होगा, R प्लस R होगा, ये R प्लस R होगा। अब कौन का क्या होगा, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, I बराबर V की जगह पर सेल का विद्युत वाहक बल E और R की जगह पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो I बराबर E अपान R प्लस R, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत धारा बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो वैद्युत धारा बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल E, कुल प्रतिरोध का मतलब R प्लस R, इसको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। तो I बराबर E अपान R प्लस R, I बराबर E अपान R प्लस R। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हेडिंग होती है क्या, वैद्युत सेल के बारे में। इसकी वैद्युत सेल के बारे में कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल किसे कहते हैं, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसको, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राथमिक सेल, ठीक, नंबर दो होता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, तो वैद्युत सेल दो प्रकार का होगा, नंबर एक प्राथमिक सेल, नंबर दो क्या होगा, द्वितीयक सेल। अच्छा, सेल कैसा होता है, देखिए सेल एक पात्र होता है, उसमें क्या भरा होता है, उसमें रासायनिक द्रव भरा होता है, अर्थात विलयन भरा होता है रासायनिक, जिसे कहा जाएगा वैद्युत अपघट्य, इसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। इस वैद्युत अपघट्य में दो छड़ें धातु की डूबी रहती हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, जब ये डूबी हुई छड़ें एक हो जाती है धनावेशित, एक क्या हो जाती है ऋणावेशित। ठीक है, एक धनावेशित, एक क्या हो जाती है ऋणावेशित हो जाती है। जो धनावेशित होती है प्लेट उसे कहा जाता है एनोड, और जो ऋणावेशित होती है उसे कहा जाता है कैथोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल में क्या होता है, सेल एक पात्र का बना होता है, सेल क्या होता है, पात्र का बना होता है, जिसमें पात्र के अंदर वैद्युत अपघट्य रासायनिक विलयन होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड सॉरी उसमें क्या होता है H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य होता है, और ये वैद्युत अपघट्य में दो धातु की छड़ें डूबी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब इन धातु की दोनों अलग अलग धातुओं की छड़ें जो डूबी होती हैं
उनमें से क्या होता है, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड। जब इसमें एक तार से इसको जोड़ा जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है। इसमें क्या बहने लगती है, इसमें धारा बहने लगती है। तो यहाँ पर विद्युत सेल की बात कर रहे थे, तो विद्युत सेल एक पात्र का बना, उसमें रासायनिक विलयन होता है जिसे विद्युत भट्ट कहते हैं। इस विद्युत भट्ट में दो धातु की छड़ें जुड़ी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड। इसको तापमान से जोड़ा जाता है तो धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर बहने लगती है। ठीक है, अच्छा ये तो सेल की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। देखिए, जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा, विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक सेल और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, ऐसे सेल जिनको आप क्या करते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उनको कहा जाता है प्राथमिक सेल। ये ऐसे सेल जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और ऐसे सेल जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः दोबारा चार्ज किया जाता है और फिर यूज किया जाता है। तो प्राथमिक सेल जैसे क्या होते हैं, जैसे डेनियल सेल, ठीक, वोल्टा सेल, ठीक है, आदि जो होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। और द्वितीयक सेल जैसे कि क्या होगा, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है। फिर क्या होता है, सीसा, या तो फिर इसको कहेंगे संग्रहण बैटरी। तो विद्युत सेल दो प्रकार का होगा, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ऐसा सेल जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे पुनः दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल ऐसा सेल जिसको एक बार डिस्चार्ज हो जाए, इस्तेमाल करने के बाद डिस्चार्ज हो जाए, फिर पुनः चार्ज कर ले, फिर डिस्चार्ज हो जाए, फिर चार्ज कर ले, तो ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। ये प्राथमिक सेल क्या होगा, द्वितीयक सेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले लेक्चर बोलेंगे।